हम अक्सर यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अन्य एंग्लोस्फीयर देशों पर बात करते हैं और बाकी पश्चिमी दुनिया को नज़रअंदाज कर देते हैं, जबकि वहाँ भी हालात अच्छे नहीं हैं। जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, नीदरलैंड्स, ऐसा लगता है कि पूरी पश्चिमी दुनिया घेराबंदी में है। और किसी वजह से जब आप इसे देखते हैं तो सतह को थोड़ा सा भी खरोंचने पर पता चलता है कि हर जगह वही समस्या है। आप जहां भी देखें वही समस्या है। कल मैंने आपको यह दिखाया था, जो कोई अलग थलग घटना नहीं है। 14 साल के जर्मन लड़के जर्मेन बी का सिर बवेरिया में काटा गया। उसकी लाश स्टेशन के पास सुनसान इमारत में मिली और उस घटना के पीछे जो संदिग्ध है वही आम संदिग्ध 37 साल का काई सलाह, जो वेस्ट बैंक का एक फिलिस्तीनी शरण प्रार्थी है, जिसका आवेदन खारिज हो चुका है। उसका शरण का आवेदन 2022 में ही खारिज कर दिया गया था, लेकिन आत्मघाती सहानुभूति बीच में आ गई। ठीक है हैरी सुल्तान, ये सिर्फ एक कहानी है। आप इसे बड़ा बना रहे हैं। मेरे पास एक और है, मेरे साथ रहिए। इसे देखिए, ये ब्रेकिंग न्यूज़ है और मामले की जानकारी अभी सामने आ रही है। ये हो रहा है। जैसे जैसे हम बात कर रहे हैं, हमें पता चल रहा है। एक आदमी ने जर्मनी में 5 लोगों की हत्या कर दी है। 5 लोग, ठीक है? 4 महिलाएं और 2 पुरुष। ये पुरानी रिपोर्ट्स है, संख्या बढ़ सकती है। और जैसा कि पता चला है, शूटर तुर्की मूल का है, जो जर्मनी में पैदा हुआ था। यहाँ तक कि तुर्की लोग भी। वो वीडियो क्या था उस दिन, मैं आपको ये सुनाता हूँ। मुझे नहीं पता क्यों, मुझे समझ नहीं आता पश्चिमी लोग इतने डरे सहमे क्यों हैं। यह वीडियो सुनिए। यह एएफडी राजनेता एक साधारण सीधा सवाल सुनकर भी हिचकिचा रहा है, जबकि उसे कहना चाहिए था, हाँ, यूरोप में हमारे पास बहुत ज्यादा मुस्लिम हैं, बहुत ज्यादा। मुझे ये वाक्य पसंद नहीं है कि हम सभी मुस्लिमों को एक ही तराजू में तौलते हैं। क्या आपको लगता है कि जर्मनी में बहुत ज्यादा मुस्लिम है? हाँ। आज से मुझे नहीं पता आप क्या। वहां ऊपर क्या चल रहा है? ये बहुत साधारण सवाल है। क्या आपको लगता है कि आपके पास राजनीतिक ताकत है? क्या आपको चिंता है कि आपके समर्थक क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि जर्मनी में बहुत ज्यादा मुसलमान हैं? हाँ। अगर मुझे अभी जवाब मिले तो क्या हम तेहरान से उन युवाओं को जर्मनी ला सकते हैं जो पहले मुसलमान थे? मैं समझता हूं कि आप एक राजनेता है, लेकिन अगर मैं सवाल के जवाब में सवाल करना चाहूं, लेकिन मैं फिर से पूछूंगा, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। क्या आपको लगता है कि जर्मनी में बहुत ज्यादा मुसलमान हैं? वो सोचता है, देखो इस घमंडी इस्लामिस्ट को। उसे लगता है कि उसके पास कोई क्रांतिकारी फंसा लेने वाला सवाल है। अगर मैं यहां बैठा होता तो मैं कहता, हाँ, बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मुस्लिम आवर्जन को सालों पहले ही बंद कर देना चाहिए था, खासकर 2001 के बाद, अगर वो सबक काफी नहीं था। फिर लंदन बम धमाका 2005 में, स्पेन में बम धमाके 2006 में, मुझे लगता है, और फिर हम गिनती ही भूल गए। ठीक है, पेरिस में क्या हुआ चार्ली हेब्दो कार्टून को लेकर, फिर पेरिस थिएटर, और फिर मैनचेस्टर एरिना बम धमाका। ऐसी घटनाएं हद से ज्यादा हो चुकी हैं। आपको इन देशों को याद रखना होगा। अगर सड़कों पर एक भी बेतरतीब चाकूबाजी हो जाती, अगर यूके में एक भी आईआरए बम धमाका होता, तो वे हफ्तों तक इसी के बारे में बात करते रहते। अब यह इतना आम हो गया है कि रोज कहीं न कहीं कोई मुस्लिम किसी को चाकू मार रहा है। कभी लंदन में, कभी जर्मनी बवेरिया में, लोग हर तरफ चाकू मारे जा रहे हैं। वो अब भी सोचता है कि ये बड़ा फंसाने वाला सवाल है। क्या आपको लगता है यहाँ बहुत मुस्लिम हैं? हाँ, यहाँ बहुत ज़्यादा मुस्लिम हैं। जितने ज़्यादा मुस्लिम होंगे, इस्लामवादी और आतंकवादी हमलों की संभावना उतनी ही ज़्यादा होगी। यह सीधी सी बात है। जर्मनी में बहुत ज्यादा मुस्लिम है। किस तरह के मुस्लिम? आप ही बताइए। मुझे कोई समस्या नहीं है अगर आप कहें कि अब हमारे पास ईरान के तेहरान से 10,000 युवा लोग हैं जो पढ़ाई के लिए जर्मनी आते हैं, और मुझे उनसे कोई समस्या नहीं है। मैं नहीं चाहता कि यहाँ 10,000 सोमाली हो, ठीक है? ये सिर्फ सोमालियों की बात नहीं है। ये एक फर्क है। उसे देखो, उसने क्या कहा है। जैसे कि सोमाली लोग खगोल, भौतिकीविद और यांत्रिक इंजीनियर बनाने के लिए जाने जाते हैं, और इन लोगों को हुआ क्या है? उस चेहरे पर वो भाव देखो। बेवकूफ लोग। तुम्हें सोमाली लोग पसंद नहीं है। मैं डेटा जानता हूं और मुझे पता है कि सोमाली लोग पश्चिमी देशों में कैसे प्रदर्शन करते हैं, और मुझे पता है कि ईरानी लोग पश्चिमी देशों में कैसे प्रदर्शन करते हैं। दोनों ही मुस्लिम हैं।
क्या मुझे ईरानी मुस्लिम लोगों से कोई समस्या है? नहीं, मुझे नहीं है। देखो, मैंने उसे गलत सुना था। मैंने सोचा कि उसने ईरानी मुस्लिमों की बजाय कहा। मैंने सोचा उसने कहा, देखो, मुझे तुर्की मुस्लिमों से कोई समस्या नहीं है, इसी वजह से मैंने तुम्हें वो वीडियो दिखाया। मुझे लगता है तर्क वही है, क्योंकि मुस्लिम देशों से आने वाले लोगों के बारे में हमें पता नहीं होता कि वे कैसे होंगे। क्या वे ऐसे लोग होंगे? इसे देखो। शूटर तुर्की का है, लेकिन जर्मनी में जन्मा है। उन्होंने देखा एक महिला गाड़ी चला रही थी और शूटर उसके साथ था। उनका पहनावा मुस्लिम जैसा था। संस्कृतियां ना मिलने के और भी कारण हैं। तो उन्होंने उसे पकड़ लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं, उन्होंने उसे वहीं पकड़ लिया। वहां एक महिला भी थी। जाहिर है उसकी पत्नी, माँ या बहन। जर्मनी में 6 लोगों की सामूहिक गोलीबारी में मौत की पुष्टि हुई है। क्या यूरोपीय लोग पहले अमेरिकियों का मजाक नहीं उड़ाते थे सामूहिक गोलीबारी के लिए? क्या उन्होंने नहीं कहा था, तुम बेवकूफ़ अमेरिकन हो, वहां कोई भी बंदूक ले सकता है और किसी को भी गोली मार सकता है। अब तुम्हारे पास कोई तर्क नहीं बचा। तुम्हारे यहाँ ज़्यादा चाकूबाजी होती है, असल में और भी ज़्यादा। शायद ज़्यादा सामूहिक गोलीबारी नहीं होती, लेकिन अब तुम भी सामूहिक गोलीबारी देखने लगे हो। उसके बिना क्या फ़ायदा? देखो, हम ऑस्ट्रेलिया में हैं, सही? हमारे पास बंदूकें नहीं हैं। हमने अपनी बंदूकें खुद ही छोड़ दी थी जब 1996 में एक पागल आदमी ने तस्मानिया में 25 ऑस्ट्रेलियाई लोगों का नरसंहार कर दिया था, जिसे पोर्ट आर्थर नरसंहार के नाम से जाना जाता है। क्योंकि हम एक बहुत भरोसेमंद समाज थे, हमने कहा ठीक है। जॉन हॉवर्ड आए और उन्होंने कहा, देखो, हमें बंदूकों की जरूरत नहीं है। ठीक है, लोगों ने अपनी बंदूकें खुद ही छोड़ दी। अब 25-30 साल बाद यहाँ एक इस्लामवादी ने 15 लोगों की हत्या की। उसने दिसंबर में बॉन्डी में 15 ऑस्ट्रेलियाई लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी। और उसके पास, या शायद उसके पिता के पास, 3 बंदूकें थीं। ये अच्छा है कि अच्छे लोग अपने हथियार छोड़ने और सरकार की बात मानने पर सजा पा रहे हैं, जबकि बुरे लोगों को बंदूकें आसानी से मिल रही हैं। माफ कीजिए, अमेरिकियों ने इस बात को सबसे लंबे समय से समझा है। मैं खुद भी पहले बंदूक के खिलाफ था, क्योंकि आप जानते हैं ये ठीक ही है। हम एक अच्छे भरोसे वाले समाज में रहते थे। जब हम बाहर जाते थे तो हमें ये उम्मीद नहीं होती थी कि हम किसी सामूहिक गोलीबारी के शिकार बनेंगे, क्योंकि हमने लोगों के पास बंदूकें देखी ही नहीं थी। लेकिन मैं कैसे? मुझे नहीं पता। मुझे अब ये नहीं पता। ऐसा लगता है कि अब हमारे पास 1996 में जितनी थी उससे भी ज़्यादा बंदूकें हैं, जब गन बायबैक प्रोग्राम शुरू हुआ था, जिसे जॉन हॉवर्ड ने 96 या 97 में शुरू किया था। इसे देखिए। अधिकारियों ने खुलासा किया कि आज जर्मनी के स्टेडे में एक युवा कल्याण केंद्र में 6 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतारने वाले व्यक्ति के पास जर्मन नागरिकता है और उसके माता पिता तुर्की से जर्मनी आए थे। क्या अब तक आपको सांस्कृतिक समृद्धि महसूस हुई? ठीक है, ठीक है। अगर आपको लगा कि बस इतना ही था तो ऐसा मत सोचिए दोस्तों। सिर्फ एक घटना नहीं, इसको भी देखिए। इस आदमी को देखिए। आप जानना चाहते हैं ये कौन है? रविवार दोपहर जर्मनी के शहर बैड लिप्स लिबेसल में एक आक्रमणकारी ने दिन दहाड़े एक पार्क में 5 महिलाओं और बच्चों पर हमला किया। इसे देखिए, ये पार्क है। बाकी गरीब जर्मन लोग बस वहां बैठे सोचते हैं कि ये उनका हाई ट्रस्ट समाज है जहां वे आराम से बैठ सकते हैं। महिलाएं सिर्फ बिकिनी में बैठी हैं। 20 साल पहले ये सामान्य था, अब नहीं। अब यही जर्मनी की हकीकत है। इसे देखिए, अब जर्मन पार्क ऐसे दिखते हैं। तुम्हें क्या मिला? जैसा मैंने कहा, ये बस। मेरा मतलब है, तीसरी दुनिया के देशों से लोगों को लाने पर सबसे पहले सुंदरता की बलि चढ़ती है। सिर्फ सुंदरता। आप ज्यादा कचरा देखना शुरू कर देते हैं। आप बस लोगों को अजीब विदेशी कपड़ों में देखते हैं। माफ कीजिए, वो कपड़े अच्छे भी नहीं लगते। माफ कीजिए, लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है। इसे देखिए। इसे देखिए। मुस्लिम इलाके में गर्मी के मौसम में बुर्का पहने मुस्लिम महिलाओं का एक समूह एक जर्मन महिला को छोटे कपड़े पहनने के लिए डांटता है। इसे देखिए, यह महिला, जर्मन महिला, उसे इन महिलाओं द्वारा डांटा जा रहा है। इन विदेशी महिलाओं द्वारा, इन मुस्लिम महिलाओं द्वारा, क्योंकि उनका मानना है कि वो शॉर्ट्स पहन रही है तो उनके पति उत्तेजित हो सकते हैं और शायद उसके साथ बलात्कार कर सकते हैं। और फिर आप जानते हैं,
फिर वे उस महिला को ही दोष देंगे। ऐसे बदन दिखाने वाले कपड़े पहनना मुस्लिम दुनिया में लुभावने माने जाते हैं। इस्लामी धर्मशास्त्र में वे यही अर्थ निकालते हैं। असल में कुरान की एक आयत है जो कहती है कि ईमान वाली मुस्लिम महिलाओं को शालीनता से कपड़े पहनने चाहिए। तो आपको एक मुस्लिम महिला के रूप में पहचाना जाता है और आपको छेड़ा नहीं जाता। इसे देखिए, इस मोटे मुस्लिम आदमी को देखिए, इसे देखिए, इसे देखिए, उसने अभी उसे धक्का दिया। ओह 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 ओह। आपको क्या लगता है नाजी क्या करते? वे यहाँ आते, उन्हें पकड़ पकड़ कर एक जगह जमा कर देते। और हाँ, मुझे नहीं पता, मैं समझ सकता हूँ कि ऐसी भावनाएं कहाँ से आती हैं। लोग ऐसा क्यों सोचते हैं? इसे देखो, क्या तुमने वो देखा? उसमें इतनी हिम्मत थी कि वो एक महिला के पास गया जो उसके मुकाबले आधे कद काठी की थी, और उसने बस इसे देखो। हे भगवान, यही हो रहा है दोस्तों। और इतना ही नहीं, इसे देखो, तुम्हारे कब्रिस्तान भी सुरक्षित नहीं। इस कब्रिस्तान को मुसलमानों ने नुकसान पहुंचाया था। हमें कैसे पता कि वे मुसलमान थे? क्योंकि वे सारे ईसाई चिन्हों को बिगाड़ दिया। लेकिन ये तो कल ही हुआ होगा। लेकिन यहाँ तो सब कुछ शांत लग रहा है ना। बहुसांस्कृतिकता से तुम्हें क्या मिला? ये तुम्हें कैसे समृद्ध और ताकतवर बना रहा है? माफ करना, मैं हमेशा 10 से 15 साल आगे की सोचता हूँ। कल मैंने अपने वीडियो के नीचे एक कमेंट पढ़ा जिसमें लिखा था कि 20 से 30 साल या शायद 100 साल बाद जब लोग पश्चिमी इतिहास के इस दौर को पीछे मुड़कर देखेंगे तो वे कहेंगे कि बहुसांस्कृतिकता पश्चिमी समाजशास्त्रियों या राजनेताओं द्वारा किया गया सबसे खराब सामाजिक प्रयोगों में से एक था। इसे देखो। मुझे नहीं पता, ये पश्चिमी उदारवादी महिलाएं। इस महिला ने कहा, मेरा एक्स जो ये आदमी है, उसने मेरी मां को चाकू मार डाला। जर्मन महिला को उससे कभी डेट करने का पछतावा है, इसलिए उसका यह प्रयोग उसकी मां के लिए अच्छा नहीं रहा। 19 मई की सुबह 21 साल की शलीना के एक्स बॉयफ्रेंड लूका ने शलीना की 52 साल की मां अलेक्जेंड्रिया की हत्या कर दी जब अलेक्जेंड्रिया हनाऊ में अपने कुत्ते को टहला रही थी और पार्किंग में थी। लूका को मौके पर गिरफ्तार किया गया और वह हत्या के आरोप में ट्रायल से पहले हिरासत में है। शलीना ने कहा, उसने बार बार धमकी दी थी, मैं खुद को मार डालूंगा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। रुको, अगर मैंने तुम्हें कभी देखा तो तुम्हें पछताना पड़ेगा। एक टेक्स्ट मैसेज पढ़ो। 2 पुलिस शिकायतों और दूर रहने का आदेश के बावजूद शालीना ने कहा कि वह अभी खुद को अकेला और लूका के सामने असुरक्षित महसूस करती थी। अपनी मां की हत्या से एक दिन पहले लूका ने आखिरी मैसेज भेजा, तुम पूरी जिंदगी मुझे याद करोगी। हे भगवान, अब जो होगा उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। यहां तक कि मुसलमान भी कह रहे हैं, तुम यूरोपियनों को क्या हो गया है? तुम्हें आखिर क्या हो गया है? इस मिस्री आदमी को देखो जो सच बोल रहा है। भाई जानते हो क्या, मुझे सच में समझ नहीं आता ये कैसे मुमकिन है कि लोग अब भी सच नहीं देख पा रहे हैं। कैसे? क्या तुम अपने देश में ये सारे प्रवासी, ये सारी हिजाब पहनने वाली महिलाएं, ये सब कुछ नहीं देख रहे हो? लोगों के साथ हर जगह बलात्कार हो रहा है, उन्हें चाकू मारा जा रहा है और हर समय मारा जा रहा है। भाई अपनी आंखें खोलो, जैसे ये सारे यूरोपीय देश यार, जर्मनी में 10 साल पहले चाकू मारने की घटनाएं साल में 2000 थी, अब ये 60,000 है, ये 30 गुना ज्यादा है। अपनी आंखें खोलो भाई, फ्रांस, इटली, स्पेन, पुर्तगाल, सबकी हालत खराब है। जब तुम सड़कों पर चलते हो तो क्या तुम्हें दाएं बाएं कुछ दिखाई नहीं देता? अपनी आंखें खोलो और देखो भाई। क्या बकवास है, ये कैसे मुमकिन है? तुम जानते हो ये तुम्हारे लोकल हांस, थॉमस, योनास, फ्लोरियन या सेबास्टियन नहीं होते, हमेशा वही नाम होते हैं। जर्मनी में तुर्क लोग भी अब AFD को वोट दे रहे हैं क्योंकि वे प्रवासियों से परेशान हैं। यहां तक कि जर्मनी में तुर्क लोग भी। और देखो, आज का अंधाधुंध गोली चलाने वाला भी एक तुर्क था। समझ रहे हो? और ये थोड़ा मजाकिया भी है क्योंकि जानते हो मैं इसलिए बोल पा रहा हूँ क्योंकि मेरी दाढ़ी है। लिबरल लोग सोचते हैं मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि ये ब्राउन है। ये बिल्कुल सच है। मैं सोच रहा था कि अब तक मुझे क्यों नहीं रोका गया या मुझ पर हमला क्यों नहीं हुआ, क्योंकि कुछ और गोरे लोग, वो आयरिश लड़का माइकल कुछ, उसका नाम भूल गया,
उसे तो हर जगह से कैंसिल कर दिया गया है। तो जानते हो, मेरे पास ब्राउन प्रिविलेज है और मुझे लगता है ये लड़का भी अच्छा है। इसके पास भी ब्राउन प्रिविलेज है और ये इसका इस्तेमाल कर रहा है। हमें अपने ब्राउन प्रिविलेज का इस्तेमाल करना चाहिए। मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा हूँ, मैंने इसके लिए नहीं कहा था, लेकिन हमें ऐसा करना पड़ता है क्योंकि गरीब गोरे लोग, मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। हर दिन जब मैं उठता था ऐसा सोचता था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैंने मन बना लिया है। जब सिस्टम पर भरोसा था तब ऐसा सोचता था। ये कैसे हो सकता है? मुझे डर है कि ये ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है। देखिए, ये ऑस्ट्रेलिया में हो भी रहा है। हमारे जज इन्हें छोड़ रहे हैं। बलात्कारी खुले घूम रहे हैं। अब वो खुलेआम घूम रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया में सस्पेंडेड सजा मिल रही है। पहले 10 से 15 साल लंबी सजा मिलती थी। अगर आप विदेशी हैं तो खुलेआम घूम सकते हैं। अब मुझे ये समझ आता है, यहाँ वैचारिक भ्रष्टता है। एंथनी एल्बनीज, कीर स्टारमर, ये नए आने वाले प्रधानमंत्री, एंडी बर्नहम, ये सभी लोग ग्लोबलिस्ट हैं। ये वैचारिक रूप से भ्रष्ट है। वे नस्लों को मिलाने में विश्वास रखते हैं। वे अपने देशों की पारंपरिक और मूल संस्कृतियों को नष्ट करने में विश्वास रखते हैं। यही उनकी आस्था है, इसलिए वे ऐसा कर रहे हैं। ये सिर्फ इस्लाम तक सीमित नहीं है, वे दुनिया के हर कोने से लोगों को ला रहे हैं क्योंकि वे अपने देशों की मूल संस्कृति को कमजोर करना चाहते हैं, जो कि ज्यादातर जगहों पर पश्चिमी संस्कृति है। ये सिर्फ एंग्लोस्फीयर देशों में नहीं बल्कि हर जगह हो रहा है। वो नस्लवादी है, मुझे नस्लवादी पसंद नहीं, लेकिन वो ब्राउन है, मैं नहीं कर सकता। वे बहुत फंसे हुए हैं, विश्वास नहीं होता। भाई मैं रो रहा हूं, मैं सच में लगभग रो ही रहा हूं भाई। मेरी अपनी माँ भी मिस्री है और मिस्र में मेरा परिवार भी पूछता है कि जर्मनी और इंग्लैंड के लोग इसे कैसे होने देते हैं। क्या वे मरना चाहते हैं? वे तुम पर हंस रहे हैं भाई। हाँ, जब भी मैं माँ को बताता हूँ, वो कहती है, हे भगवान, इन लोगों को क्या हो गया है? ये वही देश नहीं है जो 20 साल पहले था। लोग बहुत बदल गए हैं। क्या ये मजाकिया नहीं है? जब इस्लामवादी वही सब कर रहे हैं जो वे करते हैं, तो सोचो किसे जर्मन सरकार की सुरक्षा की जरूरत है। इसे देखो, जर्मनी ने राज्य समर्थित इस्लामोफोबिया विरोधी अभियान शुरू किया है। यकीन मानिए, ये मनगढ़ंत नहीं है। ये लोग अपने ही लोगों से नफरत करते हैं। हम चर्चों और क्रिसमस मार्केट्स के बाहर डाइवर्सिटी बैरियर्स देखते हैं, लेकिन मस्जिदों के बाहर नहीं। ये कोई अनजाना कारण नहीं है। कारण साफ दिखते हैं, लेकिन ये मुसलमानों की ही बात है। हमें मारने वाले इस्लामवादी है और किसी कारणवश इन्हीं लोगों को जर्मन सरकार की सुरक्षा की जरूरत होती है। कमाल है, हैरान करने वाला है। ये बहुत निराशाजनक हो सकता है दोस्तों, ये बहुत निराशाजनक हो सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें रोना है। सच कहूं तो कल मैं भी बहुत उदास था। वजह नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है कि कल जब मैं उठा तो मैंने फिर से यूके में 5 या 6 अलग अलग घटनाओं को कवर किया और मैं सोच रहा था हम क्या कर सकते हैं। मैं देख रहा हूं कि निराशा बढ़ रही है और कई लोग पूछ रहे हैं क्या अब भी वोट देकर इससे बाहर निकला जा सकता है। मुझे अब भी विश्वास है कि हम कर सकते हैं। हमारे पास थोड़ी गुंजाइश है। यूके खत्म हो चुका है। मुझे नहीं पता एंडी बर्नम क्या करेंगे। जल्दी चुनाव बुलाएंगे या 2029 तक इंतजार करना होगा। ऑस्ट्रेलिया के लिए 2028 तक इंतजार करना होगा। शायद वो एक और चुनावी चक्र तक रुक सकता है, पर यूके के लिए मुझे नहीं लगता। अगर अगला आम चुनाव 2029 में होता है तो उसके बाद 2034 में होगा। 2034 दोस्तों, वो अभी 8 साल दूर है। और देखिए यूके की सड़कों पर क्या हो रहा है। नहीं, मुझे नहीं लगता यूके बच पाएगा, इसलिए आपसे उम्मीद रखने को नहीं कहूँगा। मुझे नहीं लगता कि तब मैं कहूँगा कि आप वोट डालकर इससे बाहर नहीं निकल सकते, और वो जगह बहुत भयानक होने वाली है। मैंने कल विदुविट से बात की थी। शायद आप उन्हें नहीं जानते, वह भी पूर्व मुस्लिम है। 2017-18 के शुरुआती लोगों में से एक है। हम वीडियो बनाते थे, वह वीडियो बनाते थे, फिर जिंदगी बीच में आ गई। बोले, हे भगवान हैरिस, अब ये वही यूके नहीं रहा। मतलब क्योंकि 2018-2019 में भी हम सिर्फ इस्लाम और उसकी शिक्षाओं से जुड़ी समस्याओं के बारे में बात किया करते थे। हम इसे सभ्यतागत दृष्टिकोण से नहीं देख रहे थे, क्योंकि आपको इन चीज़ों को
वास्तविक समय में होते हुए देखना पड़ता है ताकि आप बेहतर समझ विकसित कर सके कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। यहाँ तक कि वह कह रहे थे बड़े पैमाने पर निर्वासन होने ही वाले हैं, ये होने ही वाले हैं। और फिर उन्होंने मजाक में कहा, क्योंकि उनका जन्म भी पाकिस्तान में हुआ था। मेरा ख्याल है कि जब वह यूके गए थे तो वह 1 या 2 साल के थे। उनका परिवार यूके चला गया। उन्होंने कहा, शायद मुझे भी निर्वासित किया जाए। मैंने जवाब दिया, मुझे नहीं लगता ऐसा होगा, लेकिन मैं नहीं जानता, मैं भविष्य नहीं देख सकता। मुझे नहीं पता हम में से कितने बचेंगे, लेकिन मैं मानसिक रूप से तैयार हूं। कुछ मुस्लिम जब मुझे ट्रोल कर कहते हैं, हैरिस तुम टीम का हिस्सा नहीं हो, तुम्हें भी निर्वासित कर दिया जाएगा, मैं सोचता हूं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा और मुझे उम्मीद है मेरा हश्र मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर जैसा नहीं होगा। लेकिन अगर ऐसा भी होता है तो होने दो, क्योंकि पश्चिमी सभ्यता को बचाना किसी भी व्यक्ति के जीवन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर हम मानवता को ज्ञात सबसे महान सभ्यता को इन बर्बर लोगों के हवाले कर दे तो वह सबसे बड़ी त्रासदी होगी। पुतिन कहते हैं कि सोवियत संघ का विघटन 20वीं सदी की सबसे बड़ी त्रासदी था। मैं कहता हूं कि पश्चिमी सभ्यता का समर्पण इन गुफाओं में रहने वालों, इन प्राचीन बर्बर लोगों के सामने, मुझे लगता है कि यह रोमन साम्राज्य के पतन के बाद सबसे बड़ी त्रासदी होगी। रोम भी बर्बर लोगों के कारण ही गिरा था।